हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति सर। आज क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि खामोशी से इतना मेहनत करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आप लोग इतने मन लगा के पढ़ो कि आपके जब बोर्ड्स के रिजल्ट आए 2021 में 2021 में कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास करें, उस समय पता चले कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। सीबीएसई बोर्ड के जब रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि समाज में ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे टॉपर बनते हैं जिनके पास बहुत ही रिसोर्स का अभाव है, तब पर भी उन्होंने पढ़ाई बहुत ही खामोशी से, बहुत ही ध्यान से किया, जिसका परिणाम होता है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपको भी खामोशी के साथ मेहनत करते हुए परीक्षा परिणाम इतना अच्छा करना है कि आपके परीक्षा परिणाम आए तो चारों ओर जय जयकार हो। ओके, तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे। अब आज टॉपिक्स है एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है, भारत में बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। तो देखो, भारत में बेरोजगारी के कारण अगर हम लोग बात करें, बेरोजगारी के कारण में पहला क्या देखते हैं, प्रॉवर्टी, गरीबी। गरीबी भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। आज गरीबी के कारण समाज में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनके सामने समस्या है परिवार के भरण पोषण। गरीब घर के बच्चे विद्यालय जाएंगे कि अपना भरण पोषण करने के लिए पेट चलाएंगे। इसके कारण परिणाम क्या होता है कि गरीब परिवार के बच्चे विद्यालय जा नहीं पाते, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, गरीबी के कारण बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते और अच्छे शिक्षा के अभाव में, अच्छे ज्ञान के अभाव में उन्हें अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हो पाते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर आता है डिके, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है। औद्योगिकरण के कारण छोटे छोटे उद्योग धंधे, जो कुटीर और उद्योग धंधे हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि मशीनीकरण के द्वारा, मशीनों के द्वारा बने हुए जो सामान हैं, एक तो सस्ते भी हैं, चीप रेट पर अवेलेबल हैं, ड्यूरेबिलिटी भी उनकी है, और जो हाथों से बने सामान हैं उनके थोड़े कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाते, और परिणाम होता है कि लोग सस्ते के कारण, चीप रेट के कारण अट्रैक्टिव भी होते हैं वो सामान जो मशीनों से बने होते हैं। इसीलिए जो है लोग आजकल जो है मशीनों से बने हुए सामान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि हाथ से बने हुए सामान को। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। फिर आता है बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का पिछड़ापन। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 70% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से डिपेंडेंट है। लेकिन आज भी कृषि में बहुत सारे लैकनेस है। कृषि व्यवस्था बहुत ही पिछड़ी है। इसके कारण है बहुत जगह तो सिंचाई की सुविधा ही नहीं, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, अच्छे HIV सीड्स नहीं है, मैन्योर नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है। किसान को पता नहीं है कि वो खेती कैसे करें। ओल्ड टूल से खेती करते हैं, न्यू मशीन्स नहीं है, जिसके कारण चीप लोन नहीं, सस्ते रेट पर लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता, जिसके कारण ये सारी समस्याएं, जिसके कारण आज एग्रीकल्चर बहुत ही पिछड़ा है। एग्रीकल्चर का पिछड़ा होने का कारण ये है कि उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वेजेस भी कोई फिक्स नहीं होते। परिणाम क्या होता है कि बहुत सारे लोग आज जो है माइग्रेट हो रहे हैं, रूरल एरिया टू अर्बन एरिया की तरफ आ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि कृषि पर जो वो लोग आश्रित हैं उससे उनका जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। ये भी एक कारण है। कृषि का पिछड़ापन भी एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। अब आता है डिफेक्टिव एजुकेशन। डिफेक्टिव एजुकेशन मीन्स कि शिक्षा प्रणाली भी जो है त्रुटिपूर्ण है। आज की शिक्षा से व्यक्ति डिग्रियां पा लेता है, लेकिन जब रोजगार के क्षेत्र में जाता है तो उसे रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि शिक्षा में आज की शिक्षा व्यवसायीकरण की शिक्षा होनी चाहिए कि कैसे व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, कैसे शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे लोग छोटे मोटे उद्योग धंधे कर पाएँ। ऐसी अगर शिक्षा दी जाएगी तब फायदा होगा। लेकिन आज की शिक्षा सैद्धांतिक शिक्षा है, जबकि आज व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। ओके, फिर आता है बेरोजगारी का कारण में एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन, विस्फोटक जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि इतनी बहुत ही फास्ट हो रही है जिसके कारण आज बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। जिस तरह से पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है ना उस तरह से इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है, ना उस तरह से और सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या की रफ्तार बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसका परिणाम है कि आज भारत विश्व का पॉपुलेशन में दूसरे स्थान में आता है। तो जनसंख्या पर अगर नियंत्रण नहीं होता है, ये भी एक बेरोजगारी का कारण है, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है और जनसंख्या भी जिस तरह बढ़ रही है, एक बहुत ही विस्फोटक समस्या है देश के लिए और समाज के लिए। ओके, ये भी एक कारण है। अब आता है एक और कॉजेज में रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय जो है वो देखिए असमानता है। किसी स्टेट में रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा है, रोजगार के अवसर बहुत ही हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ रोजगार ही नहीं है, जहाँ के कारण जिसके कारण वहाँ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो एक क्षेत्रीय जो है डिस्पैरिटीज भी, क्षेत्रीय असमानता भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज हम लोगों ने देखा कि क्या क्या कारण है बेरोजगारी के। अब आता है कि कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए, कौन कौन से स्टेप उठाया जाए, तो उसके बारे में हम लोग बताते हैं। ओके, तो बेरोजगारी को अगर दूर करना है तो सबसे पहला है कि कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। बेरोजगारी जो बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उसके ड्रॉबैक्स को बताना होगा कि पॉपुलेशन बढ़ने से समाज में कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं, इसके कारण आतंक फैल रहा है, इसके कारण समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, भुखमरी हो रही है। ये सारी चीज़, तमाम बातों को जनता के सामने बताएंगे तो अवश्य जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद आता है कि एजुकेशनल जो रिफॉर्म, शिक्षा में भी बदलाव लाया जाए। शिक्षा में भी सैद्धांतिक थ्योरेटिकल बेस ना करके प्रैक्टिकल बेस, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाए। लोगों को बच्चों को नए नए शिक्षा के द्वारा उनको डिफरेंट तरह के प्रोग्राम के बारे में बताया जाए कि कैसे करके वो रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। ये भी अगर शिक्षा में अगर रिफॉर्म किया जाए, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज को लाया जाए, तो शिक्षा में के द्वारा सुधार करके भी हम लोग बेरोजगारी को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, फिर आता है कि गाइडलाइन सेंटर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सरकार के द्वारा गाइडलाइन प्रदान किया जाए और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार देने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोले जाए, जहाँ पर सरकार द्वारा बताया जाए कि अगर कोई विद्यार्थी ग्रेजुएट है या 10 पास करता है या 12 पास करता है, तो उसके आधार पर उसे किस किस तरह के रोजगार मिल सकते हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं सरकार दे सकती हैं, वो किस किस कार्य को चुन सकता है। इसीलिए सरकार के द्वारा गाइडलाइन बताया जाए कि अगर कोई छात्र 10वीं के बाद, 12वीं के बाद
या ग्रेजुएट के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कोई रोज़गार करना चाहता है तो किन किन क्षेत्रों में उन्हें रोज़गार प्राप्त हो सकता है, और जगह जगह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोले जाए जहाँ रोज़गारों को रोज़गार दिलाने के लिए बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे नियम को बताया जाए जिसके द्वारा सभी को रोज़गार मिल सके। ओके, ये भी सुधार किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ओके, फिर आता है रूरल डेवलपमेंट स्कीम। जो गांव में ऐसे रूरल डेवलपमेंट स्कीम चलाए जाएं जिसमें गांव में लोगों को बताया जाए जो रूरल एरिया में है कि किन किन सेक्टर में उन्हें जॉब मिल सकते हैं, और ये स्कीम चलाने से बहुत सारे बेरोजगारों को जानकारी मिलेगी, और रूरल एरिया में डेवलपमेंट अगर स्कीम चलाए जाते हैं तो उसके थ्रू भी बहुत सारे रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। फिर आता है चीप लोन, सस्ते दर पर कर्ज मिले। अगर सस्ते दर पर कर्ज मिलता है तो इससे भी बेरोजगारी दूर हो सकती है। लोग छोटे मोटे उद्योग धंधे अपने करेंगे, अपने पैर पर डिपेंड होंगे। तो अगर गवर्नमेंट चीप रेट में लोन प्रोवाइड करती है, देती है, तो इससे भी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ओके, फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर रोजगार देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे को सरकार को खोलने चाहिए, ताकि जब ज़्यादा उद्योग धंधे खोलेंगे, ज़्यादा कल कारखाने खोलेंगे तो उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी। इससे भी बेरोजगारी को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने बताया कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण हैं, और हम लोगों ने बात किया कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ओके, तो अब हम लोग बेरोजगारी में देखेंगे कि एक बेरोजगारी की बात करते हैं, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है? देखिए, खुली बेरोजगारी क्या है। तो अंडर दिस वर्कर इज रेडी टू वर्क बट ही इज अनेबल टू फाइंड एनी वर्क। इसमें देखते हैं कि श्रमिक काम करने के लिए तैयार है, उसके पास इच्छा भी है, शक्ति भी है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पाता। जैसे इच्छा है, शक्ति नहीं है, काम करने का मन है, लेकिन उसके पास शारीरिक क्षमता नहीं है, लेकिन इसके श्रमिकों को काम करने की इच्छा भी है, शक्ति भी है, तब पर भी उसको काम नहीं मिल पाता, तो इसको बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर दिस वर्कर इज वर्किंग बट ही इज रिमूव्ड, द प्रोडक्शन डज नॉट फॉल। अब इसमें आता है कि इसके अंतर्गत श्रमिक काम करते हैं, परंतु यदि उन्हें हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब इसको मैं एग्जांपल से प्रूव करता हूँ कि जैसे किसी फैक्ट्री में 10 श्रमिक मिलके 100 जूते बना रहे हैं, तो अगर उसमें से जो 7 लेबर्स के ही काम है, 7 ही श्रमिक के काम है, लेकिन टोटल उसमें 10 लोग जुड़े हुए हैं मजदूर, अगर उसमें 10 में से 3 को माइनस भी कर दें तो 7 में भी हम लोग 100 जूते बना सकते हैं। तो उसमें जो 3 जो हैं वो डिसगाइज्ड हैं, छिपे हुए हैं, कि काम नहीं भी है तब पर भी उसमें काम में लगे हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि श्रमिक की ज़रूरत है 7, लेकिन लगे हैं उसमें 10। अगर 7 में से 10 में से 3 को अगर माइनस भी कर दिया जाए तो 7 से भी प्रोडक्शन हो जाएगा और वो जूते को 100 जूतों को बना लेंगे। तो ये हो गया डिसगाइज्ड। अब आता है इसमें कि ओपन में क्या है, इट कैन एनी सेक्टर। तो ये ना सभी क्षेत्र में हो सकता है। खुली बेरोजगारी जो है किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, प्राइमरी सेक्टर में भी है, सेकेंडरी में भी और टर्सरी में भी है। और ये डिसगाइज जो देखते हैं ना, इट अक्योर्स मेनली एग्रीकल्चर। ये हम लोग देखते हैं, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही ज़्यादा पाया जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और कुछ फैक्ट्री में काम करने वाले जो एरियाज में भी इस तरह की जो बेरोजगारी पाई जाती है। ओके, तो हम लोगों ने आज बात की कि बेरोजगारी में 2 तरह की बात की, एक बात की ओपन अनएम्प्लॉयमेंट
और एक बात किया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एक और बेरोजगारी की बात करते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कि जब खेती प्रारंभ की जाती है तो उस समय मज़दूरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फिर बीच में मज़दूरों की कम ज़रूरत पड़ती है, और बाद में देखते हैं जब उसकी हार्वेस्टिंग की टाइम आती है, जब कटाई की टाइम आती है, तब देखते हैं कि फिर रोज़गार ज़्यादा मिलते हैं। बाकी समय क्या देखते हैं कि बेरोज़गार हो जाते हैं, लेकिन शुरू में इनिशियल टाइम में जब खेती प्रारंभ करते हैं, जब खेती स्टार्ट करते हैं तो रोज़गार रहता है, हार्वेस्टिंग के समय भी रोज़गार मिलता है, और बीच के समय में वो बेरोज़गार हो जाते हैं। इस तरह की बेरोज़गारी को हम लोग बोलते हैं मौसमी बेरोज़गारी। ओके, आज हम लोगों ने बात किया बेरोज़गारी के बारे में बात किया। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।